नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, लोकसभा के अंतिम चरण का मतदान कल है। ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। पोलिंग बूथों के लिए रवाना की जा रही है पोलिंग पार्टियां। 13 लोकसभा सीटों पर 144 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको दे रहे हैं। वाराणसी, गाजीपुर, घोसी और गोरखपुर पर सभी की नजर टिकी हुई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। लोकसभा के अंतिम चरण का मतदान कल है और आपको बता दें कि कल सुबह से 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तो वहीं आपको बता दें पोलिंग बूथों के लिए रवाना की जा रही पोलिंग पार्टियां। तो वहीं आपको बता दें कि 13 लोकसभा सीटों पर 144 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला होगा। वाराणसी, गाजीपुर, घोसी और गोरखपुर पर सबकी नजर टिकेगी। लोकसभा के अंतिम चरण का मतदान कल है। तो वहीं आपको बता दें कि पोलिंग पार्टियों के रवाना कर दी गई है। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। पोलिंग बूथों के लिए भी पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता इंतजाम किए गए सुरक्षा व्यवस्था के। तो वहीं आपको बता दें कि वाराणसी, गाजीपुर, घोसी और गोरखपुर वो जगह है जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है। लोकसभा के अंतिम चरण का मतदान कल। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वाराणसी से हमारे धर्मेंद्र चौबे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से वाराणसी पर सबकी नजर टिकी हुई है, लगातार कई यहां पर जनसभाएं की गई है बीजेपी की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, लेकिन वहां पर क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? किस तरह की तैयारियां वहां पर चल रही हैं? देखिए, वाराणसी में पूर्वांचल में तैयारियां पूरी तरह से कंप्लीट हो गई हैं और पोलिंग पार्टियों की बात अगर की जाए तो पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्य को भी रवाना हो गई और लगभग पोलिंग पार्टियों को जगह जगह पे पहुंचा दिया गया। देखिए, इसमें बूथ संख्या 320 और 321 पे हम लोग हैं। 320 पे पोलिंग पार्टियां आ चुकी हैं। यहाँ पे अधिकारी हैं जो लगातार बड़ी बात यह है कि टेम्परेचर इतना ज्यादा वाराणसी में है कि कर्मचारियों की हालत काफी हो जा रही है गर्मी की वजह से। और इस बार जो चुनाव होना है इसको लेकर पूरी तैयारियों की समीक्षा के लिए हम यहाँ के प्रिसाइडिंग तरह बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? महेश कुमार ठाकुर। महेश जी, क्या लग रहा है व्यवस्थाएं किस तरीके की होनी चाहिए? व्यवस्थाएं हैं पूरी जो प्रशासनिक? ठीक है। कब पोलिंग पार्टियां रवाना हुई और कितने बजे आप लोग पहुंचे हैं? हम लोग सर यहाँ पे 1:30 बजे आए। देखिए, खुशबू, ये प्रिसाइडिंग अफसर है और देखिए गर्मी इतनी है कि लोग बाहर बैठे हैं और तैयारियां कर रही हैं। 381 और 320 और 321 बूथ संख्या है। फोर्स के लोग भी आ गए। फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो चुका है अंदर। पूरी तरह से जो प्रशासनिक अमला है, इलेक्शन कमीशन है, जो वाराणसी के जिलाधिकारी यशराज लिंगम है, जिला निर्वाचन अधिकारी, उनसे भी बात की गई है। उन्होंने कहा पुख्ता व्यवस्था की गई है और उसके साथ साथ कल जो मतदान होंगे वाराणसी में, वाराणसी के तमाम जगहों पे वहां पे जल की व्यवस्था और टेंट की व्यवस्था मैं दिखाना चाहूंगा फिगर के माध्यम से। देखिए, टेंट भी लगाया गया है ये ताकि वोटर ज्यादा संख्या में पहुंच सके और वोट दे सके। तो कहीं ना कहीं वाराणसी की जो अब बात है, कल जो रण है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का लगातार, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी और तमाम दल वाराणसी में कमर कसे थे, अब उस रण का कल आगाज होने जा रहा है और जनता के मतदान से ही यह तय होगा कि वाराणसी का रुख किस तरफ जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 लाख का नारा दिया था प्रधानमंत्री के लिए, या राहुल गांधी उसके साथ प्रियंका गांधी, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव का जिस तरीके से रोड शो और सभाएं हुई, उसका कितना असर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खुशबू। धर्मेंद्र, जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि तापमान काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, गर्मी काफी ज्यादा है वहां पर, तो वहां पर जिस तरह के आप दिखा रहे थे कि टेंट भी लगा है, लेकिन वहां पर पीने की पानी की व्यवस्था है कि नहीं, या ये कह ले कि और गर्मी को लेकर के किस तरह से मतदाताओं का ख्याल रखा गया है वहां पर, जिस पर आप पोलिंग बूथ पर जहां पर आप खड़े हैं? देखिए, खुशबू, दिखाना चाहूंगा पानी व्यवस्था यहाँ समरसेबल लगा है। उसके साथ साथ तमाम चीजें रहेंगी वाराणसी में। जो बूथों पे प्याऊ की बात की जा रही है, प्याऊ अभी तक नहीं लगाया गया। कल सुबह भावनाएं जताई गई है, जो जिला निर्वाचन कार्यालय है उसके द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि प्याऊ की व्यवस्था की जाए। सेक्टर मजिस्ट्रेटों के लिए यह इंस्ट्रक्शन हुआ है ताकि
वहां पे कितनी जनता है, कितने एकड़ है, उसको मद्देनजर रखते हुए पानी की व्यवस्था, प्लस वहां पे फैन की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था, क्योंकि गर्मियों की वजह से तो पूर्वांचल में इसके पहले छठे चरण में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट, एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल की मौत हो चुकी है। तो कहीं न कहीं इन चीजों को ख्याल रखते हुए, ताकि किसी प्रकार की घटना दुर्घटना कर्मचारियों के साथ न हो, उसको देखते हुए आम जनता ज्यादा से ज्यादा मतदान दे सके, ज्यादा प्रतिशत बढ़ सके, उस तमाम चीजों को ख्याल रखते हुए वाराणसी प्रशासन पूरी तरह से कमर कसा है। उसको लेके लगातार पेट्रोलिंग भी हो रही है, लगातार अधिकारी मौके पे भी आ रहे हैं, बूथों को देख भी रहे हैं और बूथों का जायजा भी ले रहे हैं। खुशबू, धर्मेंद्र, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री को वाराणसी जो वासी है वहां के लोग जो देखने के लिए मुरीद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टक्कर है, समीकरण है, वहां का माहौल है, क्या कुछ कह रहा है? देखिए खुशबू, 14 और 19 का जो समीकरण रहा, अरविंद केजरीवाल जब लड़े थे प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो प्रधानमंत्री लगभग 5.5 लाख वोट पाए थे और केजरीवाल 2 लाख ही वोट तक सीमित रह गए। उसके बाद 2008 से हुआ तो वही कंडीशन रहा, 7 लाख लगभग प्रधानमंत्री पाए और लगभग 2 लाख तक अजय राय सीमित रह गए। अब 24 की बात की जाए तो इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है वाराणसी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में लगभग 10 लाख पार का जो नारा दिया है, उसके बाद 4 पार के नारे को साकार करने की जो भारतीय जनता पार्टी कवायद कर रही है, उसको लगातार भारतीय जनता पार्टी के श्रद्धालु नेताओं ने कमर भी कसी, वाराणसी में डोर टू डोर गए। और बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री हो, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री हो, चाहे स्टेट का कैबिनेट मिनिस्टर हो, वो डोर टू डोर लोगों से संपर्क किया और मतदाता के लिए जागरूक किए। पर देखने वाली बात यह होगी कि जो गर्मी का प्रकोप है, प्रचंड गर्मी का प्रकोप है, इससे जो मतदाताओं को लेके सस्पेंस बना हुआ है कि लगातार अपील भी इलेक्शन कमीशन कर रहा है कि पहले जलपान फिर मतदान। इसके पहले जो अपील हो रही थी, पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन अब जो अपील है वो बदलते नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अब जनता का रुख कितना होगा, गर्मी का प्रकोप कितना होगा, गर्मी के मद्देनजर रखते हुए जनता कितनी वोट कर पाती है, वोट परसेंट क्या घटता है या बढ़ता है, ये तो कल ही तय हो पाएगा। खुशबू, धर्मेंद्र, विधानसभा का जब चुनाव होता है तो मुद्दे जनता में कुछ और होता है, लेकिन ये आम चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, क्या यहाँ पर मुद्दा क्या है जनता के बीच में? देखिए, वाराणसी जो लगातार जिस तरीके से, वाराणसी नहीं अभी तो पूर्वांचल की बात करो तो वाराणसी और पूर्वांचल के आसपास जो संसदीय क्षेत्रों में वोट पड़ने जा रहे हैं, 7वें चरण और अंतिम चरण का जो चुनाव है, इसमें पूरी तरह से जनता ने विकास का मुद्दा लगातार, जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, गलियों जाके हम लोगों ने शो किया और गलियों में लोगों से हाल जाना, तो कहीं न कहीं वाराणसी नहीं पूर्वांचल के विकास, डेवलपमेंट और तमाम चीजों को देखते हुए जनता का रुख स्पष्ट नजर आता देखने को मिला था। लेकिन रही बात है कि अंतिम चरण का जो अंतिम प्रचार चुनाव कल देर शाम तक का रहा, उसमें सारी पार्टियों ने कवायद कसी है और तमाम जुमले, जिसको कहा जाता है, तमाम ऐसे जुमले थे जिसको अन्य दलों ने भी दिया जनता के बीच। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री का विकास मॉडल चलता है या इंडिया गठबंधन का जो तमाम ऐसे जो उनके द्वारा लगातार जनता को लुभावने पत्र दिए गए हैं, उसके आधार पर जनता रुख करती है, ये तो कल जनता ही तय कर पाएगी। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र चौबे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार ये अंतिम चरण के चुनाव को लेकर के, 7वें चरण के चुनाव को लेकर के यहां पर सभी पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन की ओर से भी सख्ती दिखाई गई है, फ्लैग मार्च की शुरुआत की गई है पुलिस प्रशासन की ओर से। और इसी बीच आपको ये बता दें कि तमाम जगहों पर, पोलिंग बूथों पर तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था भी रखे गए हैं। गर्मी के प्रकोप को देखते हुए वहां पर तमाम तरह की तैयारियां भी की गई हैं। बीजेपी एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ देश और प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, ये कहना है कैबिनेट मंत्री जावेद सिंह का। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जावेद सिंह ने कहा है कि देश में मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार मजबूत सरकार बनाने जा रही है। पूरे सारे 7 चरणों में देश की जनता का, प्रदेश की जनता का आदरणीय मोदी जी के प्रति विश्वास, अगाध श्रद्धा का जो भाव है, उसी का परिणाम होगा कि 7 चरणों में मिलाकर के हम लोग अपने लक्ष्य को पार करते हुए प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। देश में मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बहुत मजबूत सरकार बनाएगी, जो देश को वैभवशाली, समृद्धशाली और अपेक्षित सीमाओं तक ले जाने का काम करेगी।
इससे बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का संदेश, सपा कार्यकर्ताओं के लिए संदेश लिखा है। काउंटिंग के दिन सतर्क रहने को कहा है, मतदान भी सावधान भी का नारा दिया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। सपा प्रमुख की ओर से एक पत्र लिखा गया है, मतदान भी सावधान भी का नारा दिया गया है। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का एक बड़ा संदेश, सपा कार्यकर्ताओं के लिए संदेश लिखा है उन्होंने। तो काउंटिंग के दिन सतर्क रहने को भी कहा है अखिलेश यादव ने। अपने संदेश में मतदान भी सावधान भी का नारा भी दिया है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। सपा कार्यकर्ताओं को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सतर्क रहने के लिए एक लेटर दिया है, एक पत्र लिखा है, संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि सावधान भी रहिए। सपा कार्यकर्ताओं के लिए यह संदेश लिखा है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने। काउंटिंग के दिन सतर्क रहने के लिए कहा है संदेश में, मतदान भी सावधान भी का नारा भी दिया है। ये लखनऊ से आपको बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का यह संदेश पत्र, सपा कार्यकर्ताओं के लिए संदेश लिखा है अखिलेश यादव ने। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, यूपी में भीषण गर्मी से हाहाकार मचा है। जानलेवा गर्मी से 166 लोगों की अब तक मौत की खबर सामने आई है। तो बड़ी और अहम जानकारी दे रहे, प्रदेश के अलग अलग जिलों में मौत की खबर सामने आई है। तो वहीं आपको बता दें, लखनऊ में 45.01 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। 48 डिग्री के साथ बुलंदशहर सबसे गर्म जिला रहा है। प्रयागराज की बात करें 47.7, झांसी की बात करें 47.4, कानपुर की बात करें 46.8, उरई में 36, आगरा में 46, हरदोई में 45 डिग्री तापमान रहा है। बहराइच में 45.4, हमीरपुर की बात की जाए 45.2 रहा है। बरेली लखनऊ में 45 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। मुरादाबाद, बस्ती और सुल्तानपुर में 45 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। वाराणसी आसपास के जिलों में 72 लोगों की जान चली गई है भीषण गर्मी की वजह से। तो यूपी में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। 166 लोगों की गर्मी से मरने की खबर सामने आई है। तो वही यूपी में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। जानलेवा गर्मी ने 166 लोगों की जान ले ली है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से मौत की जानकारी आपको दे। पूरे देश सहित यूपी में इस बार गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ने को आतुर दिख रही है। इतनी तगड़ी हीट वेव है कि लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है। पूरा उत्तर भारत भीषण हीट वेव से जूझ रहा है। पहाड़ों पर भी गर्म हवाएं चल रही हैं, लोग परेशान हैं। आलम यह है कि इस बार की गर्मी अब सिर्फ पसीना नहीं बहा रही है, बल्कि लोगों की जान भी ले रही है। इसी वजह से हर कोई इसे कातिल गर्मी कहकर संबोधित कर रहा है। लखनऊ का ये तापमान आपको दिखा रहे हैं। आगरा, वाराणसी में 44 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। प्रयागराज की बात करें 45 डिग्री तक ये तापमान, गोरखपुर 42 डिग्री। तो यूपी के आपको ये दिखा रहे तापमान कहां पर कितना। गाजियाबाद की बात करें 40 डिग्री तक ये तापमान पहुंच चुका है। झांसी में 44 डिग्री। तो वहीं मथुरा की बात की जाए तो 45 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। वृंदावन में भी 45। बागपत की बात करें 45 डिग्री पारा पहुंचा है। कानपुर की बात करें तो 45 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया है। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, पुलिस चौकी परिसर में भीषण आग लग गई है। अग्निकांड में चपेट में आए दर्जनों वाहन, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। चौकी में खड़े दर्जनों वाहनों में आग लग गई है। गाड़ियों में विस्फोट से अफरा तफरी भी लोगों में मच गई है कड़ी मशक्कत के बाद। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला है। भीषण गर्मी आग लगने का कारण बताया जा रहा है। भीषण गर्मी की वजह से आग लगी है।
तो भीषण गर्मी से आग लगने की खबर सामने आ रही है। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। पुलिस चौकी परिसर में भीषण आग लग गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। अग्निकांड की चपेट में दर्जनों वाहन आ गए हैं। चौकी में खड़े दर्जनों वाहनों में आग लगी है। गाड़ियों में विस्फोट से अफरा तफरी भी आसपास के इलाकों में मच गई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला और आग पर काबू पा लिया गया है। देखिए तस्वीर किस तरह से यहां पर धू धू करके गाड़ियां जल रही हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से यहां पर लगातार आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को यहां पर बुलाया गया है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। ये जब आग लगी होगी कितनी भयावह होगी, तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर धू धू कर सभी गाड़ियां यहां पर जलती हुई दिख रही है। बुलंदशहर से ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको ये रूबरू करा रहे। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने ये मोर्चा संभाला और आग पर काबू पाया है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तस्वीर देखिए किस तरह से ये भयावह आग लगी थी, लेकिन अभी आग पर काबू पा लिया गया है। अग्निकांड की चपेट में दर्जनों वाहन आ गए हैं। एसपी दयाल साहब द्वारा अवगत कराया गया कि जो हमारी आवास विकास की चौकी है उसके बराबर में जो वाहन सीज किए गए हैं उसके यार्ड में आग लगी है। काफ़ी सारी गाड़ियां यहाँ पे थी जिसमें सीएनजी था, पेट्रोल वगैरह की गाड़ियां काफ़ी खड़ी थी यहाँ पर, तो उसमें आग लगी थी। तो अराउंड 12:10 के आसपास की ये घटना है। तो तत्काल जो हमारा जो पुलिस विभाग है और हमारा जो दमकल विभाग है दोनों मौके पे पहुंचे और आग पे काबू पाया। और अभी जो गाड़ी सीज की गई है उसकी अभी जानकारी की जा रही है कि कितनी गाड़ियां यहाँ पे थी, तो टोटल उसके बाद में जो क्षति का आंकलन है वो किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और इसी बीच दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक नजारा देखने को मिला है जिसने पूरे देश को हैरत में डाल दिया है। यात्री बेहोश होते हुए दिख रहे हैं, गर्मी से तड़प रहे, लेकिन ना उनकी कोई मदद कर रहा है और ना ही किसी तरह की एयरलाइन से उन्हें सहायता मिल रही है। इस पूरे रिपोर्ट के जरिए देखिए आप। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी का सितम लगातार जारी है। गुरुवार को भी दिल्ली के कई इलाकों का अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार दर्ज किया गया। इसी कड़ी में दिल्ली एयरपोर्ट से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। दरअसल एयर इंडिया की एक विमान ने पैसेंजर्स को बैठाने के 8 घंटे बाद लेट हो गई। पैसेंजर्स की ओर से दावा किया गया है कि इस दौरान फ्लाइट में एसी बंद था, जिसके कारण कई लोग बेहोश हो गए। यात्रियों ने नाराजगी जाहिर की तो सभी यात्रियों को बाहर निकाल दिया गया। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए एयर इंडिया के विमान में कई पैसेंजर बेहोश, बिना एसी विमान में घंटों बैठे रहे यात्री। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 183 की ये घटना 30 मई को दोपहर 3:20 पर विमान को भरनी थी उड़ान। दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जाने वाला था विमान। 31 मई को इस विमान को किया गया रीशेड्यूल। पैसेंजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नाराजगी जताई। एक्स पर एयर इंडिया को टैग कर नाराजगी जताई। देर रात पैसेंजर्स को होटल में किया गया शिफ्ट। अब यात्रियों ने बताया है कि एयर इंडिया की तरफ से कहा गया था कि फ्लाइट शुक्रवार यानी 31 मई की सुबह 11 बजे टेक ऑफ करेगी। हालांकि एयरपोर्ट पहुंचने पर पता चला कि कल वाली फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। इसकी जगह दूसरी फ्लाइट आज रवाना होगी। देर रात पैसेंजर्स को होटल में शिफ्ट किया गया। विमान का लेट लतीफ होना, टेक्निकल समस्या आना लाजमी, लेकिन यात्रियों को विमान से जुड़े किसी भी शेड्यूल का जानकारी न होना थोड़ा विचलित करता है, क्योंकि यात्री अपने सुखद यात्रा के लिए भारी भरकम किराया अदा करते हैं। बावजूद इसके यात्री बेहोश होते दिख रहे हैं, गर्मी से तड़प रहे हैं। हालांकि एयर इंडिया के अधिकारियों ने बताया है कि फ्लाइट में टेक्निकल दिक्कत आ गई थी, जिसके कारण देरी हुई, लेकिन ये जानकारी आते आते काफी देरी हो गई और यात्री इस गर्मी का शिकार हो गए। स्पेशल डेस्क जनता टीवी।
लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आध्यात्मिक अवकाश पर हैं और 30 मई की शाम से विवेकानंद रॉक मेमोरियल में अपनी ध्यान साधना शुरू की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपने ध्यान साधना के लिए ये जगह क्यों चुनी है? दरअसल इस जगह से उनका एक पुराना कनेक्शन है। इस पूरे रिपोर्ट के जरिए देखिए। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले होशियारपुर में अपना चुनाव अभियान समाप्त करने के बाद पीएम मोदी 30 मई को तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कन्याकुमारी में प्रसिद्ध भगवती अम्मन मंदिर में पहुंचकर प्रार्थना की। बाद में उन्होंने प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल का दौरा किया, जहां वह ध्यान मंडपम में ध्यान कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आखिरी चरण से पहले पीएम मोदी आध्यात्मिक अवकाश पर हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उन्होंने अपने आध्यात्मिक अवकाश या एकांतवास के लिए यही जगह क्यों चुनी? दरअसल इस जगह से उनका एक पुराना कनेक्शन है, जो उनकी इस तस्वीर से भी समझा जा सकता है। ये तस्वीर दिसंबर 1991 में एमएम जोशी के साथ पीएम मोदी की एकता यात्रा की है, जो स्मारक से शुरू हुई थी, जिसे यूनिटी मार्च भी कहा जाता है। दिसंबर 1991 में इस यात्रा को कन्याकुमारी से शुरू किया गया था और 26 जनवरी 1992 को ये यात्रा समाप्त हुई थी। एकता यात्रा का नेतृत्व भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने किया था, जबकि तत्कालीन भाजपा कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी उनके साथ थे। ऐसे में ये जगह उनके लिए और भी खास हो जाती है, जहां उन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी एकता यात्रा की शुरुआत की थी और आज शांति और सुकून की तलाश में भी उसी जगह पहुंचे हैं। तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।